सिमिलिमम ढूंढने का बेस्ट तरीका क्या है? कौन सी है वो रेमेडीज जिनसे हम डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी जैसे बीमारियों में एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी के इस सेकंड पार्ट में हम जानने वाले हैं इन्हीं कमाल की रेमेडीज के बारे में। क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इनके की फीचर्स और इनकी सिमिलर रेमेडीज के साथ कंपैरिजन भी। फ्रॉम हर्बर्ट रॉबर्ट फिलॉसफी चैप्टर 32 होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी पार्ट 2। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आपने इस चैप्टर का पिछला पार्ट नहीं देखा है देन प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और सबसे पहले उसे देखिए, क्योंकि बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को समझना ज़रूरी है और एंडोक्राइनोलॉजी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में दी हुई है। अगर आप पिछला पार्ट देख चुके हैं तो चलिए जानते हैं क्या है इनका इलाज। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि सिमिलिमम को ढूंढने के लिए पेशेंट की मेंटल और इमोशनल स्टेट्स बेस्ट इंडिकेटर्स होती हैं। हाँ, ये सच है, मेंटल और इमोशनल स्टेट्स निकालना पेशेंट को सिंपली ग्लैंडुलर प्रिपरेशन दे देने जितना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह रेमेडी सेलेक्ट करके देने से एक तो हम बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने से बचाते हैं, साथ ही बेहतर रिजल्ट्स भी देते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने एक बार हमारी पोटेंसीज का एक्शन देख लिया हो वो उनकी क्षमता पर डाउट नहीं कर सकता। इन ग्लैंडुलर कंडीशंस को इनकी गहराई तक इन्फ्लुएंस करने के लिए, इनके स्ट्रक्चरल और नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे ख्याल में आती हैं उनमें से ज्यादातर होती हैं हमारी ग्रेट पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज, खासकर वो पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज जिनका केमिकल बेस हमारे शरीर के केमिकल बेस के जैसा ही होता है, जैसे सल्फर, साइलीशिया, फास्फोरस, कैलियम ग्रुप, नाइट्रम ग्रुप, कार्बन ग्रुप एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं कि लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड और हमारे मेजर नोसोड्स भी इन कंडीशंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट्स स्पष्ट करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज का नाम लेना न केवल इम्पॉसिबल है बल्कि ऐसा करना एक डेंजरस प्रैक्टिस भी है। दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी रेमेडीज भी हैं जो हमारी डेली प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल है लेकिन ग्लैंडुलर डिस्फंक्शंस के लिए उतनी असरदार नहीं है, जैसे कि पल्सटिला डेली प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंटली काम आने वाली एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, लेकिन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के लिए इसकी बहुत लो रेटिंग्स हैं, जबकि वहीं लाइकोपोडियम इन कंडीशंस की लीडिंग रेमेडी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? लाइकोपोडियम पृथ्वी पर पौधों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है जो आज भी बची हुई है। अपने अंदर की बेसिक क्वालिटीज की वजह से ही ये अब तक सरवाइव कर पाई है और यही वजह है कि जीवन की हर प्रक्रिया पर इसका गहरा पोटेंशियल इन्फ्लुएंस पड़ता है जो इसे एक लीडिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी बनाती है। अगली पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है सल्फर। हमारे शरीर का शायद ही कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो इस ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के इन्फ्लुएंस में न आता हो। डॉक्टर हैरिंग ने भी ग्लैंडुलर कंडीशंस पर इसका इन्फ्लुएंस नोटिस किया था। तो देखें कौन कौन सी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के लिए ये दी जा सकती है। हम जानते हैं कि कैसे ये अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन के नॉर्मल डेवलपमेंट में वैल्यूएबल इफेक्ट देती है। सुपरफिशियल सिम्टम्स को सप्रेस करने की वजह से जो डीप सीटेड डिसीजेस हो जाती हैं उनके ट्रीटमेंट में तो ये एक क्लासिकल रेमेडी है। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए भी इसने अपनी उपयोगिता साबित की है। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि सल्फर रेमेडी के कॉमन इंडिकेशंस क्या होते हैं, लेकिन यहाँ हम इस रेमेडी को समराइज करने के लिए इसके एक फंक्शन को ज़रूर रिकॉल करेंगे और वो है ऑर्गेनिज्म में रिएक्ट करने की क्षमता को जागृत करना। जब वो एक सीमिंगली इंडिकेटेड रेमेडी के लिए रिएक्ट न कर पा रहा हो, खासकर जब कोई एक्यूट या सब एक्यूट डिसीज बार बार उभर कर आ रही हो, जहाँ पेशेंट रिकवरी की तरफ बढ़ता तो है लेकिन क्योर होने से पहले ही फिर से फिसल कर सिकनेस की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। सल्फर की तरह फास्फोरस भी एक बहुत यूजफुल रेमेडी है, हालांकि इन दोनों का क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। जहां सल्फर आलसी प्रवृत्ति का है, वहीं फास्फोरस ओवर एक्साइटेबल, इरोटिक, अस्थिर स्वभाव का होता है। इसके सिम्टम्स की रेंज भी काफी फैली हुई है, इंसैनिटी और लैशिवियस आइडियाज से लेकर विकैरियस मेंस्ट्रुएशन, इम्पोटेंसी और एबनॉर्मल लेबर्स तक। लेकिन सल्फर की तरह ही फास्फोरस भी बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल कंसंट्रेशन की क्षमता को प्रभावित करता है
और बड़ों में नॉर्मल फंक्शनिंग को। फास्फोरस में लॉस ऑफ एनर्जी का कारण होता है फ्लूइड लॉस या फिर इमोशनल और फिजिकल एक्सर्शन, जबकि सल्फर के कंस्टिट्यूशन में ही जनरल लैक ऑफ एनर्जी होती है। ग्लैंडुलर डिफिकल्टीज और ग्लाइकोसूरिया जैसी कंडीशंस के लिए फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड दोनों को ही कंसिडर किया जाना चाहिए। अगली रेमेडी है नाइट्रिक एसिड। ग्लैंडुलर डिसफंक्शंस के लिए, स्पेशली अगर वो सिफिलिटिक ओरिजिन के हों, तो नाइट्रिक एसिड का उन पर पावरफुल एक्शन होता है। हालांकि ये एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक भी है। सेंसिटिवनेस इस रेमेडी का की नोट है। हेड में सेंसिटिवनेस, अफेक्टेड पार्ट में टच के लिए, मोशन के लिए, कोल्ड के लिए, चेंज ऑफ वेदर के लिए सेंसिटिवनेस हर जगह है। क्योंकि इसमें सर्कुलेशन बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए फिंगर्स और टोज पेल, ठंडे और सुन्न पड़ जाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन है स्प्लिंटर इन अफेक्टेड पार्ट्स, यानी फास्ट चुभने जैसा सेंसेशन, स्पेशली टिश्यूज में जैसे टॉन्सिल्स में। ये सेंसेशन अर्जेंटम नाइट्रिकम और हिपरसल्फ में भी पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड की सेक्सुअल ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस को डिस्टर्ब करने की क्षमता फास्फोरस को टक्कर देती है और कभी कभी इसमें फास्फोरस जैसी ही लेशिवियसनेस देखने को मिलती है। इसमें भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी और एक्साइटेबिलिटी होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध मरीजों में इस रेमेडी का इंडिकेशन होता है एक्सेसिव प्रोस्ट्रेशन। डॉक्टर रॉबर्ट्स वापस आते हैं लाइकोपोडियम की तरफ और कहते हैं वेजिटेबल सल्फर के नाम से मशहूर लाइकोपोडियम हमारी ग्रेट ट्रायो ऑफ रेमेडीज में से एक है। सल्फर, कैलकेरिया और लाइकोपोडियम, जिनके बारे में डॉक्टर क्लार्क ने कहा है कि हम बाकी सारी मटीरिया मेडिका को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायो की बाकी 2 रेमेडीज की तरह ही लाइकोपोडियम में भी ग्लैंड्स की स्वेलिंग पाई जाती है, इसलिए ये ग्वाइटर के लिए इंडिकेटेड चुनिंदा रेमेडीज में से एक है। इसके एक्यूट ग्लैंडुलर अफेक्शंस राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ जाते हैं। बोनी टिश्यू के एनलार्जमेंट में डेफिनेट इफेक्ट रखने वाली कुछ गिनी चुनी रेमेडीज में से एक है लाइकोपोडियम। वहीं फास्फोरस थिकनिंग ऑफ बोनी टिश्यूज के लिए इफेक्टिव है। लाइकोपोडियम पेशेंट के अपीयरेंस की बात करें तो लाइकोपोडियम का चेहरा और माथा टिपिकली झुर्रियों वाला होता है। चेहरा, गर्दन और चेस्ट का ऊपरी भाग पतला होता है, जबकि शरीर का निचला भाग राउंडेड शेप का होता है, यानी अपर बॉडी इमेशिएटेड एंड लोअर बॉडी सेमी ड्रॉप्सिकल, या यूं कहें इमेसिएशन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। इसके पेशेंट्स में थोड़ा सा एक्सर्शन होने पर ही बहुत ज़्यादा थकान और लैसिट्यूड हो जाता है, स्पेशली पैरों में, एंड देयर इज ग्रेट वांट ऑफ बॉडीली हीट। नाइट्रिक एसिड की तरह इसमें उंगलियों में सुन्नपन होता है, जिससे सर्कुलेशन बिल्कुल रुक गया हो। मेंटली इसमें फास्फोरस, कैलियम ग्रुप और नाइट्रिक एसिड की तरह ही सैडनेस होती है। सल्फर और फास्फोरस की तरह इसमें बर्निंग पेन होता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं लाइकोपोडियम को संभवतः सबसे ज्यादा फ्लैचुलेंस वाली रेमेडी कहा जा सकता है। वहीं कार्बोवेज में हार्ट बर्न यानी सीने में जलन ज्यादा देखने को मिलती है। अब डॉक्टर रॉबर्ट्स बात करते हैं नैट्रम ग्रुप की। नैट्रम ग्रुप को कैरेक्टराइज करती है निराशा और मेंटल डिप्रेशन। खुद को और दूसरों को दयनीय अवस्था में देखना उन्हें लगभग पसंद ही होता है और इसलिए वो हर चीज का नकारात्मक पक्ष ही ढूंढते रहते हैं। कॉन्सोलेशन से उन्हें स्ट्रॉन्ग एवर्जन होता है। कभी कभी उनका खुशी और निराशा वाला मूड ऑल्टरनेट होता रहता है। पोटेंटाइजेशन के परिणाम कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं, इसका बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये सॉल्ट्स यानी नैट्रम ग्रुप, क्योंकि पोटेंटाइज होने के बाद मेंटल स्टेट, फिजिकल फंक्शंस, फ्लूइड की केमिस्ट्री, ऑर्गन्स की पैथोलॉजी, इन सब पर इन सॉल्ट्स का गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें देखने को मिलता है अचानक शरीर की स्ट्रेंथ का खो जाना, अचानक शरीर से फ्लूइड्स का निकल जाना, ब्लड में अचानक बदलाव आ जाना और शरीर का अचानक बहुत ज़्यादा पतला हो जाना। खास तौर पर नैट्रम म्यूर में प्रॉपर डाइट के बावजूद
पतली गर्दन और दुबला शरीर। इस ग्रुप की रेमेडीज थायराइड ग्लैंड को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। इनमें सेंसेशन भी पाया जाता है, सेंसेशन एज इफ लंप और प्लग इन थ्रोट, यानी गले में गांठ होने जैसी अनुभूति। नेट्रम आर्स में सेंसेशन पाया जाता है, जैसे गले को या थायराइड ग्लैंड को अंगूठे और उंगली के बीच दबाया जा रहा है। ये रेमेडीज ठंड के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। नेट्रम कार्प इनमें सबसे ज्यादा चिली है। उसे ठंडी हवा, ठंडा पानी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद भी नेट्रम कार्प को सूरज की गर्मी टॉलरेट नहीं होती है। उसे आसानी से हीट स्ट्रोक हो जाता है। फिजिकल स्टेमिना न होने के कारण मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन से बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कमजोरी महसूस करते हैं। नेट्रम फैमिली की रेमेडीज थोड़ी देर चलने से ही पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती हैं और पर्टिकुलरली नेट्रम कार्प को ओवर स्टडी से तकलीफ होती है। इनका नर्वस सिस्टम भी बहुत वीक होता है। नर्व्स की ओवर एक्टिविटी से इनमें बहुत ही जल्द हिस्टीरिया भी हो जाता है। नर्व्स की एक्सट्रीम सेंसिटिविटी के कारण इन्हें म्यूजिक से भी एग्रेवेशन होता है। थंडरस्टॉर्म के पहले और बाद में भी एग्रेवेशन होता है। दूसरी नेट्रम रेमेडीज की तरह नेट्रम कार्प में भी एनीमिया पाया जाता है, जिसमें WBC काउंट बढ़ जाता है और RBC काउंट कम हो जाता है और इसके साथ इमेसिएशन और शरीर में सूजन होती है। बच्चों के टखने कमजोर होने के कारण उन्हें चलने में परेशानी होती है। पढ़ाई में रुचि नहीं लेते क्योंकि मेंटल एक्सर्शन उन्हें एग्जॉस्ट कर देता है। हिस्टेरिकल, पेल, वीक बच्चे जो बहुत जल्द थक जाते हैं, जिन्हें आसानी से ठंड लग जाती है और ये नोज प्रिक करते हैं जो प्रोबेबली उन्हें आराम देता है। एडल्ट नेट्रम कार्प भी बहुत कुछ ऐसी ही पिक्चर शो करता है। साथ ही मेल नेट्रम कार्प पेनफुल इरेक्शन से सफर करता है और फीमेल नेट्रम कार्प स्टेरिलिटी से सफर करती है। अगर वो कंसीव कर लेती है तो उसके लेबर पेन्स बहुत वीक होते हैं। वीक मसल्स और नर्व्स के कारण नेट्रम कार्प का पेशेंट हमेशा मोच खाता रहेगा। या तो कलाई में मोच रहेगी, या एंकल्स में, या घुटने में, या पीठ की किसी मसल में, या फिर कोई जॉइंट डिसलोकेशन होगा। नेट्रम हाइपरक्लोरोसम खुद को बाकी ग्रुप से अलग करती है क्योंकि रैपिड इमेसिएशन के साथ इसमें यूटेरस में फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे यूटेरस नीचे की तरफ झूल जाता है और पेशेंट को सेंसेशन होता है जैसे यूटेरस फॉल आउट हो जाएगा। इसके साथ उसे ग्लोबस हिस्टेरिकस भी होता है जो यूटेरस से शुरू होकर अपर चेस्ट तक जाता है। पेशेंट इतनी कमज़ोर होती है कि उसे हमेशा चक्कर आना और कमज़ोरी लगी रहती है और वो जहाँ भी बैठती है उसे तुरंत नींद आ जाती है। इतनी फ्लैबीनेस और स्लगिशनेस से जाहिर है कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजनॉइड है। बात करें नेट्रम म्यूर की तो इसके बारे में डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि नेट्रम म्यूर में कॉन्स्टिपेशन के साथ देखने को मिलता है एनीमिया, चिलीनेस स्पेशली पीठ में, और कोल्ड फीट। जिस तरह नेट्रम सल्फ में इंडाइजेशन और मेलनकली साथ साथ चलते हैं, उसी तरह नेट्रम म्यूर में कॉन्स्टिपेशन और मेलनकली साथ साथ चलते हैं। नेट्रम म्यूर का की नोट है टीयर्स, उसके आंसू। इमोशनल डिप्रेशन के साथ टीयर्स, हंसी के साथ भी टीयर्स क्योंकि वो आंसू आने तक हंसती है, वो भी ऐसी बातों पर जिसमें हंसने की कोई वजह ही ना हो। कोराइजा में टीयर्स, वुपिंग कफ में भी टीयर्स। चेहरा अर्दी, डर्टी और ग्रीसी होगा। नमक के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर जो और भी ज्यादा मार्क्ड हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान नौशिया और वॉमिटिंग में। एडल्ट पेशेंट जिन्हें पहले कभी मलेरिया हुआ था और उसके लिए उन्होंने क्विनिन का ट्रीटमेंट भी लिया था और जिनमें अब ग्लैंडुलर डिस्फंक्शन हो गया है, ऐसे केसेस को नेट्रम म्यूर सुलझा सकती है और क्योर भी कर सकती है। नेट्रम म्यूर के बच्चे चलना और बोलना काफ़ी स्लोली सीखते हैं। सॉल्ट उन्हें इतना पसंद होता है कि उसे मिठाई की तरह खाते हैं और उन्हें मिट्टी खाना भी बहुत पसंद होता है। हम जानते हैं कि नेट्रम म्यूर इग्नेशिया की क्रॉनिक है, तो इमोशनल स्ट्रेस और शॉक के जो इफेक्ट नेट्रम ग्रुप शो करता है, वैसे ही इग्नेशिया भी शो करती है। इसीलिए इग्नेशिया इमोशनल शॉक के बाद होने वाले डायबिटीज की रेमेडी है। नेट्रम ग्रुप की अगली रेमेडी है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस में चिल्ड्रन के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट का कारण होता है उनके भोजन में लैक्टिक एसिड की अधिकता होना। फास्फोरस की तरह नेट्रम फॉस भी डायबिटीज के लिए असरदार रेमेडी है, लेकिन नेट्रम की तरह
नेट्रम फॉस की डायबिटीज लिवर डिरेलमेंट से शुरू होती है। इसमें नेट्रम कार्ब की तरह वीक लूज मसल नहीं होती, बल्कि इनके मसल्स टेंस होते हैं। अपनी बुक पर कंसंट्रेट करने में ये खुद को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं, बल्कि पढ़ने की कोशिश करने में ही ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगली रेमेडी है नेट्रम सल्फ। हालांकि पूरा नेट्रम ग्रुप ही ग्लूमी, उदासी से भरा होता है, लेकिन इनमें से भी बात करें नेट्रम सल्फ की तो ये सबसे ज्यादा ग्लूमी रेमेडी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी हाइड्रोजिनॉइड होता है, जिसके कारण इसे पानी और डैम्पनेस से एग्रेवेशन होता है, वो भी इतना अधिक कि ये ज्यादा वाटर कंटेंट वाले फूड्स, फल या सब्जियां भी नहीं खा पाते हैं, किसी वाटर बॉडी के आसपास भी नहीं रह सकते। हालांकि नेट्रम सल्फ का ग्वाइटर पर उतना प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन इसमें भी गले में कसाव का सेंसेशन होता है, जो इस बात का संकेत देता है कि ग्वाइटर में इसकी भी उपयोगिता हो सकती है। ये लिवर और स्प्लीन के एनलार्जमेंट में विशेष रूप से असरदार होती है और नेट्रम म्यूर की तरह ये भी पुराने मलेरिया के केसेस के लिए यूजफुल होती है। नेट्रम सल्फ खास तौर पर उन ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंस के लिए काम आती है जो हेड इंजरीज, सर पर चोट लगने के बाद उत्पन्न हुई हो। इनफैक्ट हेड इंजरीज के बैड इफेक्ट्स के लिए ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है। इस रेमेडी का ब्लड पर गहरा प्रभाव होता है और ल्यूकेमिया जैसी डिसीजेस के लिए ये बहुत यूजफुल होती है। नेट्रम ग्रुप के बाद अब डॉक्टर रॉबर्ट्स बात करते हैं कैलियम ग्रुप की। वो कहते हैं कि डॉक्टर क्लार्क ने अपनी डिक्शनरी ऑफ मटीरिया मेडिका में कैलियम ग्रुप की 21 रेमेडीज बताई हैं और उनमें से ज़्यादातर वेल प्रूव्ड भी हैं। डॉक्टर टी.एफ. एलन कहते हैं कि कैलियम सॉल्ट्स का असर धीरे धीरे शुरू होने वाला लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है शरीर के हर ऑर्गन और टिश्यू के लिए, और इसीलिए ये फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होती है ग्लैंडुलर डिसफंक्शंस के लिए। इसके डिस्ट्रक्टिव एक्शन से साफ जाहिर होता है कि ये एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है और इस कारण इसमें प्राइमरी सिफिलिस के लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन और बोनी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन, जैसे नोज ब्रिज का डिस्ट्रक्शन। दूसरी तरफ इसमें साइकोटिक ट्रेंड्स भी मार्गली दिखाई देते हैं, जैसे कैटरल डिस्चार्जेस, और ये एक्यूट गनोरिया के लिए यूजफुल रेमेडी है। कैलियम ग्रुप के क्रॉनिक पेशेंट्स साइकोटिक मायाज्म का क्लासिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, छोटा कद, चबी या ओबेस बॉडी और साथ में एनीमिया। एंडोक्राइन इम्बैलेंस के लिए कैलियम ग्रुप की रेमेडीज परफेक्ट साबित होती हैं, क्योंकि इनमें हमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स की एक बढ़िया रेंज मिलती है। डल मेंटालिटी, लॉस ऑफ मेमोरी और मेंटल एक्सर्शन करने में असमर्थ होना, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन से लेकर नर्वस एक्साइटेबिलिटी की सारी स्टेट्स, नर्वस पेशेंट, बॉर्डरलाइन इंसैनिटी और एक्चुअल इंसैनिटी तक हर तरह के मेंटल सिम्टम्स इनमें पाए जाते हैं। इन पेशेंट्स में हम देखते हैं जरा सी आवाज से आसानी से चौंक जाना, फियरफुलनेस, हमेशा कुछ बुरा होने की आशंका रहना और मृत्यु का डर। नेट्रम्स को मेंटल एक्सर्शन की वजह से एग्रेवेशन होता है, लेकिन कैलियम्स तो इतना कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते कि मेंटली एक्सर्ट हो सके। अब देखते हैं कि कौन से ग्लैंडुलर डिस्फंक्शंस के लिए कैलियम ग्रुप की कौन सी रेमेडी काम आ सकती है। कैलियम एसिटिकम डायबिटीज के लिए, कैलियम आर्सेनिकम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर के लिए। इन रेमेडीज के पेशेंट्स झगड़ालू प्रवृत्ति के, असंतुष्ट, लोगों से हमेशा नाखुश रहने वाले, दूसरों से ईर्ष्या और जलन रखने वाले होते हैं और इनके मेंटल सिम्टम्स हर तीसरे दिन वापस आते हैं। कैलियम ब्रोम और कैलियम फॉस बच्चों और बड़ों में मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन के लिए काम आती है, क्योंकि पूरे कैलियम ग्रुप में भी ये दोनों रेमेडी सबसे ज्यादा मेंटल डिजेनरेशन की पावर रखती है। क्लिनिकली ये दोनों रेमेडीज ब्रेन में सॉफ्टनेस डेवलप करती है। कैलियम ब्रोम किशोरावस्था के दौरान होने वाले पिंपल्स के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा ये डायबिटीज, एमिशंस, इम्पोटेंसी, मैस्टरबेशन और विमेंस में ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूजफुल होती है। इसका पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम है कि चलते समय इसे लगता है कि उसके सामने एक निश्चित पॉइंट है जिसके आगे वो नहीं जा पाएगा। बात करें कैलियम फॉस की,
तो इसमें फ्लशिंग मार्गली प्रेजेंट होती है, स्पेशली यंग पीपल्स में, वो भी नर्वस एक्साइटमेंट के कारण। इनमें एनीमिया भी पाया जाता है, साथ ही इनके मेंस्ट्रुअल फंक्शंस भी डिस्टर्ब्ड होते हैं। कैलियम ग्रुप की अगली रेमेडी है कैलियम कार्ब। इसका खास सिम्टम है वियरीनेस, थकान, इतनी ज़्यादा थकान कि पेशेंट बस लेटना चाहता है, चाहे वो सड़क पर ही क्यों ना हो। मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स के लिए, प्रेगनेंसी की डिसऑर्डर्स के लिए और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी है। इसके पेशेंट एनेमिक और ओबेज होते हैं और इनकी मसल्स कमजोर और लेग्स होती है। कैलियम फेरोसाइनेटम। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि इस रेमेडी का जितना वाइड यूज किया जा सकता है उतना किया नहीं जाता। डॉक्टर बेल ने इसे वेल प्रूव भी कर रखा है और प्रूविंग के दौरान उन्होंने पाया कि यूटेराइन प्रॉब्लम्स में ये सीपिया को टक्कर देती है। इसके पेशेंट बहुत कमजोर और क्लोरोटिक होते हैं और ये डिस्मेनोरिया, डिस्पेप्सिया, हार्ट में फैटी डिजनरेशन जैसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं। काली आयोड ग्वाइटर के लिए हमारी ग्रेट रेमेडीज में से एक है और इसमें एट्रोफी ऑफ टेस्टिस एंड मेमोरी ग्लैंड भी पाया जाता है। मेंटली पेशेंट को अपना जीवन इतना पेनफुल और अनप्लीजेंट लगता है कि उसे जीना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर है। नेक्स्ट इज कैलियम म्यूर। ये इस ग्रुप की आउटस्टैंडिंग रेमेडी है स्वॉलन ग्लैंड्स के लिए, बल्कि स्वेलिंग ही इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। चोट लगने, कट लगने, छिल जाने के कारण आई स्वेलिंग के लिए ये एक बहुत यूजफुल रेमेडी है। वैक्सीनेशन के बाद होने वाली ग्लैंडुलर ट्रबल्स के लिए और हॉजकिंस डिसीज यानी लिम्फ ग्लैंड्स के कार्सिनोमा के लिए ये एक वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। कैलियम ग्रुप की सभी रेमेडीज म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस को वाइट करने की टेंडेंसी रखती है, लेकिन कैलियम म्यूर में ये सिम्टम सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी में होता है। कैलियम ग्रुप के बाद अब बात करते हैं साइलीशिया रेमेडी की। साइलीशिया का हमारे माइंड और बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शन से बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। ये हमारे बोनी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। चोट लगने के बाद या ऑपरेशन के बाद घाव को भरने में हेल्प करती है और कीलॉइड या एबनॉर्मल स्कार टिश्यू को हटाने में भी हेल्प करती है। चूंकि इसका ब्लड और ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स पर गहरा इफेक्ट होता है, इसीलिए ये एक प्रोमिनेंट सप्यूरेटिव रेमेडी है। वीक स्पाइन, ब्रेन फैग, फीबल सर्कुलेशन, दांतों में कैरीज, एब्सिस और फिस्टुला, हर्निया और इवन हाइड्रोसील पर भी इसका इतना पावरफुल एक्शन देखने को मिलता है, जो दर्शाता है कि ये कितनी डीप एक्टिंग रेमेडी है और कितनी वाइड रेंज की पॉलीक्रेस्ट है। साइलीशिया उन चुनिंदा रेमेडीज में से एक है जो एलिफेंटासिस की क्लिनिकली यूजफुल रेमेडीज की लिस्ट में शामिल है। ध्यान रहे कि वैक्सीनेशन और फूड स्वेट के सप्रेशन के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स साइलीशिया के लिए कॉल करती हैं। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट्स बात करते हैं कैलकेरिया ग्रुप की। कैलकेरिया कार्ब और साइलीशिया के चाइल्डहुड सिम्टम्स स्ट्रांगली मिलते जुलते हैं, पर जहां साइलीशिया के ग्लैंडुलर सिम्टम्स में सप्यूरेशन की टेंडेंसी होती है, वहीं कैलकेरिया कार्ब के ग्लैंडुलर सिम्टम्स में इंड्यूरेशन की टेंडेंसी होती है। कैलकेरिया का चाइल्ड पॉट बेलीड होगा, लेकिन साइलीशिया की तरह ही इसकी एपेटाइट डिक्रीज्ड होगी। साइलीशिया की तरह ही कैलकेरिया भी बोनी स्ट्रक्चर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, एनीमिया में और स्पाइनल अफेक्शंस में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखती है। बच्चे के एंकल्स वीक होते हैं, जिस वजह से वो चलना देरी से सीखता है। बच्चा फैट, रिकटी और पेल होता है और सिर में उसे बहुत पसीना आता है। कैलकेरिया के एडल्ट का एब्डोमेन फूला हुआ या लटकता हुआ भी हो सकता है और उसे ग्वाइटर या रीनल कैलकुलाई भी होता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि ग्लैंडुलर कंडीशंस के लिए हमें कार्बन रेमेडीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कार्बोवेज, कार्बो एनिमलिस, ग्रेफाइटिस एंड सीपिया। हमारे मेजर नोसोड्स की ग्लैंडुलर ट्रबल्स में क्या भूमिका हो सकती है, इसकी भी स्टडी की जानी चाहिए। डॉक्टर रॉबर्ट्स एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में हमने अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है और जितना हम खुद को इसके प्रति समर्पित करेंगे, उतना ही इससे फल प्राप्त करेंगे,
क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारी मेडिसिन का भंडार ऑर्थोडॉक्स स्कूल के रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा विशाल है और हमने ये साबित किया है कि हमारी पोटेंसीज, हमारे अटेन्यूएशंस कितने असरदार और हर तरह के पेशेंट्स की ज़रूरत को पूरा करने में कितने सक्षम हैं। हमारी रेमेडीज़ एंडोक्राइन सिस्टम के बैलेंस को नहीं बिगाड़ती हैं क्योंकि एक सिमिलिमम हमारे शरीर के सिस्टम की डिमांड्स को पूरा करती है और जो ऑर्गन्स ऑलरेडी बैलेंस में हैं उन्हें अननेसेसरीली स्टिमुलेट नहीं करती है। दूसरे शब्दों में हमारी रेमेडी डायरेक्ट वाइटल एनर्जी पर काम करती है और जब ये वाइटल एनर्जी बैलेंस में आ जाती है तो ये अपने आप पूरे शरीर का इक्विलिब्रियम स्थापित कर देती है। हमें एंडोक्राइन सिस्टम के इन्वेस्टिगेशंस को भी पूरे ध्यान से देखना चाहिए, लेकिन साथ ही एक एक्सप्लोरर की निगाह से अपनी रेमेडीज को भी देखें ताकि हम ढूंढ पाएं कि और कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो इन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के लिए दी जा सकती है ताकि हम इन्हें और बेहतर तरीके से क्योर कर सकें। यहाँ ख़त्म होता है ये चैप्टर। होपफुली आपने इसके सारे नोट्स बना लिए होंगे। यस और नो कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही बताएं अगला कौन सा चैप्टर आप समझना चाहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।